हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है? एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स प्रॉपर्टी विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम दिया जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब ये जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, हम इनको पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेंड्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, मतलब वेरिएशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज in group and period। these properties in group और period, ग्रुप के अंदर या फिर पीरियड के अंदर इन प्रॉपर्टीज का क्या वेरिएशन है, ये कैसे वेरी करती हैं, किस तरीके से ये इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो इन प्रॉपर्टीज का पीरियड में या ग्रुप में क्या वेरिएशन है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इन ग्रुप और पीरियड। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं एटॉमिक साइज, या एटॉमिक साइज को हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक रेडियाई। ये क्या एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आप बात करते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्या एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनको नाम दे दिया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और ये जो प्रॉपर्टीज है ग्रुप में कैसे है वेरी कर रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, पीरियड में कैसे वेरी कर रही है, हम इसका आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन सभी प्रॉपर्टीज का डिस्कस नहीं हो पाएगा एक ही वीडियो में। हम एक ही प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज बोल लो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हो। तो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमारी सबसे पहली है, जिसको हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई। क्या नाम दोगे भाई इसको? एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहा हूं मैं। जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई की जब हम बात करेंगे, तो एक जो एटम होता है उसकी रेडियस को या उसके साइज को मेजर करना डिफिकल्ट है। एटम की रेडियाई है, साइज है, इसको मेजर करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो आप एटम की रेडियाई को डिफिकल्टी से मेजर कर सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है एटम की रेडियाई को मेजर करना? उसके दो तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन है, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम कैन नॉट बी इजिली मेजर, हम आसानी से क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? उसका फर्स्ट रीजन है साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। जो साइज है एटम का वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि उसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए कह रहा है जो एटम की रेडियाई है उसको मेजर करना डिफिकल्ट है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन, सेकंड डिफिकल्टी क्या है मेजर करने में? जो हमारी सेकंड डिफिकल्टी है वो सुनिएगा। अगर हम सेकंड डिफिकल्टी की बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने में, क्या डिफिकल्टी आती है? जब आप एटम का ऐसा स्ट्रक्चर बताया था, सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर ये सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। जब ये सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते तो इस तरीके से चलते हैं भाई। क्यों चलते हैं? क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है, बताया था या नहीं बताया था? और जब वेव की फॉर्म में चलेगा ऐसे, तो उसकी कोई क्या है? फिक्स बाउंड्री नहीं होती।
क्या नहीं होती है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि फिक्स हो भाई ये सेंटर है और यहां तक फैला हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं है। ये देखो यहां तक भी फैला हुआ है, तो क्या है, नो फिक्स बाउंड्री। क्या है, इन द एटम देयर इज नो फिक्स बाउंड्री, नो फिक्स बाउंड्री। तो क्या है, एटम के अंदर कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है कि ये यहां तक फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि एटम ऐसे चलता है वेव की फॉर्म में, तो कहां तक फैला हुआ है इस बात का भी कोई फिक्स नहीं है। थर्ड, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देयर इज नो टेक्निक, तो यहां पे क्या है, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है, प्रैक्टिकल वे नहीं है, नो प्रैक्टिकल वे, कोई भी प्रैक्टिकल वे नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर सकते हैं। नो प्रैक्टिकल वे टू मेजर एटॉमिक रेडियाई, टू मेजर एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने में ये 3 डिफिकल्टी आ रही थी। सबसे पहले क्या थी, एटम का साइज बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। सेकंड, मैंने तुम्हें क्या बताया, एटम की जो आउटर सेल होती है उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। फिक्स बाउंड्री नहीं है तो आप एटम के साइज को इजीली मेजर नहीं कर सकते। और थर्ड क्या कह रहा है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है जिससे हम चेक कर सके कि हाँ ये हमारा साइज सही है, एटॉमिक रेडियाई सही है। कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, इसलिए एटॉमिक रेडियाई को मेजर करना डिफिकल्ट है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, अब प्रैक्टिकली मेजर करना भी डिफिकल्ट था, तो क्या किया गया, एटॉमिक रेडियाई को कैसे मेजर किया गया, तो मेजर करने के लिए एक नया क्या मेथड क्या किया गया, हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई को एस्टिमेट कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज कैन बी एस्टिमेटेड, एटॉमिक साइज कैन बी एस्टिमेटेड। कैसे एस्टिमेट कर सकते हो भाई, कैसे पता लगा सकते हो, इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम, इन कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम। कंबाइंड स्टेट में कैसे पता करेंगे वो भी बताऊंगा। कंबाइंड स्टेट में हम पता कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो जब भी हमने एटॉमिक रेडियाई को जाना है, एटॉमिक साइज किसी भी एलिमेंट का हमने निकाला है, हाँ भाई इसका एटॉमिक साइज इतना है, वो हमने कैसे एस्टिमेट किया था, उसकी कंबाइंड स्टेट में। तो अगर आपको किसी भी एटम का साइज मेजर करना है, एटॉमिक रेडियाई मेजर करनी है, तो वो फ्री एटम नहीं, अकेले एटम की मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले एटम की मेजर करोगे तो डिफिकल्टी आएंगी। इन डिफिकल्टी को दूर कर सकते हैं कैसे, या आइडिया लगा सकते हैं भी एटॉमिक रेडियाई इतनी होगी। वो आइडिया कैसे लगाएगा, जब ये कंबाइंड स्टेट में होगी। कैसी होगी, कंबाइंड स्टेट में होंगे, तो एटम की कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में होगी तो एटॉमिक रेडियाई के बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो इन कंबाइंड स्टेट एटॉमिक रेडियाई और डिफरेंट नेम्स, क्या क्या नाम होंगे उनके अंदर हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं सिंपल बात करता हूं, क्या दो कोई भी एटम जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक रेडियस का नाम दे दिया, तो एटॉमिक रेडियाई के अलग अलग नाम है। सबसे पहला नाम दे दिया गया कोवलेंट रेडियस। क्या नाम दे दिया गया, अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पहली जो रेडियस है उसको क्या नाम दे दिया गया, कोवलेंट रेडियस। कैसे नाम दिया गया वो भी सुनिएगा भी, कोवलेंट रेडियस कैसे नाम दिया है। तो कोवलेंट रेडियस कैसे नाम दिया है, जब कोई भी दो एटम जुड़ते हैं, आइडिया लगाया जाता है जब कोई दो एटम जुड़ते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ए एटम है, ठीक है, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है खुद का, एक बी एटम है उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और जुड़ जाएंगे। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और जुड़ जाएंगे। शेयरिंग से जब ये बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक एटम और दूसरा एटम दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और एक बॉन्ड बनाने में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ए ने दिया एक बी ने, दोनों ने शेयरिंग की। ऐसा माना गया स्टार्टिंग में कि 2 एटम आपस में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ये दोनों एटम कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं और ये इनकी कंबाइंड स्टेट है, जुड़े हुए हैं। कंबाइंड का मतलब किसी के साथ रिएक्टेड है, जुड़े हुए हैं, हो गई ना। कंबाइंड स्टेट में हम एटॉमिक रेडियाई का एस्टिमेशन आइडिया लगा सकते हैं।
और जब एस्टिमेट लगाओगे, आइडिया लगाओगे, तो एटॉमिक रेडियाई का नाम क्या बन जाएगा? कोवलेंट रेडियाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम कोवलेंट रेडियस रख दिया। तभी तो मैं कह रहा हूं एटॉमिक रेडियस के अलग अलग नाम रखे गए। किस बेस पे? उनकी कंबाइंड स्टेट में जब आप उनकी रेडियाई चेक करोगे ना, तो ये देखा जाएगा वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे अब ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लिख लीजिएगा, इट इज द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम। दो एटम के बीच में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से जब ये जुड़ेंगे तो ये इनकी बन गई कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट बनने के बाद जो रेडियस होगी, अब उसका कोवलेंट रेडियस की क्या नाम रखा जाएगा? कोवलेंट रेडियस। कैसे चेक करते हैं कोवलेंट रेडियस? इसने कहा अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया। मान लेते ये ए का साइज है, ये बी का साइज है। जब ये जुड़ेंगे तो इनकी बाउंड्री एक दूसरे को टच करेंगे। जब जुड़ेंगे तो क्या कहा गया? मान लेते ये ए था, ए का ये न्यूक्लियस है, ये बी है, ये बी का न्यूक्लियस है। जुड़ गए क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने अपना, और ये शेयरिंग। मैंने इसका डायग्राम यहां पे अच्छे से बना दिया। अब क्या कहा गया? मुझे इसका साइज चेक करना है। तो ये कहा गया अब ये कंबाइंड स्टेट में हम इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का 1/2 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 1/2। अगर आप इस डिस्टेंस का टोटल आधा कर दोगे तो ए की भी एटॉमिक रेडियस आ जाएगी, किसकी भी आ जाएगी? बी की। तो ये क्या कहा गया? इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। इट इज द 1/2। 1/2 का मतलब आधा। इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द टू एटम न्यूक्लियाई। दो एटम है, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा। इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा, विच आर कंबाइंड बाय कोवलेंट रेडियस, जो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोवलेंट रेडियस से जुड़े हुए हैं। तो इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम विच आर कंबाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। वे दो एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दो भी। आधा कर दोगे तो आपके पास, क्योंकि वे कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए। अरे एक बात बताओ, इस डिस्टेंस का मैं आधा कर दूंगा, मान लीजिए यहां पे आधा बनता है, तो इतनी ही न्यूक्लियस से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को ही तो क्या बोलते हैं? रेडियस। इसकी भी रेडियस आ जाएगी, इसकी भी रेडियस आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो ये दोनों जुड़ी हुई थी इसमें। सेंटर से सेंटर जुड़ता है भाई, इस सेंटर से लेकर इस एटम के सेंटर तक की डिस्टेंस का आधा कर दूंगा मैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियस। क्योंकि ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? कोवलेंट रेडियस। तो एटॉमिक रेडियाई को आप कंबाइंड स्टेट में मेजर कर सकते हो, लेकिन कंबाइंड स्टेट में यह चेक करना जरूरी है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे अब ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उस रेडियस का नाम क्या रख दिया गया? कोवलेंट रेडियाई। क्या नाम रख दिया गया? अभी कोवलेंट रेडियाई नाम रख दिया गया। बोलो कोई डाउट हो तो हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। क्या किया गया आगे? अभी मेटल का केस अगर ले, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना भाई, मोस्टली टाइम नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में। अगली रेडियाई क्या नाम दे दिया गया? नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट रेडियाई को नाम दे दिया गया, अगर हम मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ तो उस रेडियस को नाम दे दिया गया मेटालिक रेडियस। क्या नाम दे दिया गया अभी? तो सेकंड रेडियाई हो गई ये, फर्स्ट कोवलेंट, सेकंड को मेटालिक रेडियस। क्यों? जब हम मेटल की बात करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक एम मेटल है, ये है, दूसरी एन मेटल है। कौन सी मेटल है? एन। ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। लेकिन मेटल से मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। उसको क्या नाम दिया जाता है? मेटालिक बॉन्ड नाम दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन टू मेटल कंबाइन विद ईच अदर देन दे फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड। तब वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। जब ये मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं, जब ये मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। कैसा होता है? वीक। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है। लेकिन इसमें आपको पता, मेटल्स के अंदर आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है नहीं? पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स होते हैं और मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। उन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये थोड़े दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, और डिस्टेंस
डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये जो बॉन्ड है जिसको हमने मेटालिक बॉन्ड बताया है ये कैसा होगा, वीक होगा। और अब ये मेटालिक बॉन्ड जो बना हुआ है दो मेटल के बीच के, तो इसके इस मेटल का न्यूक्लियस लिया, इस मेटल का न्यूक्लियस लिया, इस डिस्टेंस को चेक किया और उसका 1/2 कर दिया, हाफ कर दिया। इस हाफ को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। क्या नाम दिया जाता है इसको, मेटालिक रेडियस नाम देते हैं। तो इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, आधा कर दिया बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू मेटल्स, न्यूक्लियाई ऑफ द टू मेटल विच आर कंबाइंड बाय मेटालिक बॉन्ड। वे दो मेटल जिनके न्यूक्लियस मेटालिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं उनका 1/2 अगर कर दोगे तो उसे हम मेटालिक रेडियस बोलते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू मेटल विच आर कंबाइंड बाय मेटालिक बॉन्ड। तो एटॉमिक रेडियस का एक और नाम क्या आ गया, मेटालिक रेडियस, जब मेटल की बात करते हैं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं एटॉमिक रेडियस आप कंबाइंड स्टेट में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड से जब बंधा हुआ था, कंबाइंड था, तो कोवेलेंट रेडियस आ गया। मेटालिक बॉन्ड से जब बंधे हुए तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मेटालिक रेडियस नाम दे दिया। क्या नाम दिया भाई, मेटालिक रेडियस नाम दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम वंडरवाल रेडियस। अगली कौन सी चेक करते हैं, हटा दूं, वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होती है भाई, थर्ड टाइप की रेडियस का नाम आ गया वंडरवाल रेडियस। अब पहले ही बता देता हूं भाई, जब आप वंडरवाल रेडियस की बात करोगे, जब हम वंडरवाल रेडियस की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, वंडरवाल रेडियस के केस में, वंडरवाल रेडियस के केस में क्या कह रहा है अभी, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनना। वंडरवाल रेडियस की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए वंडरवाल अट्रैक्शन क्या होती है। जैसे इसमें मेटालिक रेडियस में मेटालिक बॉन्ड का पता किया, कोवेलेंट रेडियस में कोवेलेंट बॉन्ड का पता किया, वंडरवाल अट्रैक्शन ये एक वीक अट्रैक्शन होती है, अभी इसको वंडरवाल बॉन्ड भी बोल देते हैं। कैसे, मान लेते हैं आपके पास ये कोई ए बी मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो एटम से मिलकर हमेशा क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो ये ए और बी दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना। इसके नेबर में ये एक और पड़ा हुआ है ए बी मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है, हो गया, दो मॉलिक्यूल्स थे। तो इस मॉलिक्यूल का ये जो एटम है, जो इस मॉलिक्यूल के एटम के नजदीक है, देखो इस मॉलिक्यूल का ये ए एटम, इस मॉलिक्यूल का बी एटम, ये बी इस ए के नजदीक है, नजदीक है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, कोई भी दो चीज इस अर्थ पे है तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी। ये पड़ोस में थे तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन में ये बिल्कुल नजदीक नहीं आएंगे, ये इन्वायरमेंट का एरिया भी काउंट हो जाएगा, इन्वायरमेंटल एरिया भी दूर दूर रहेंगे, अट्रैक्शन रहेगा। उनमें तो क्या था, जैसे कोवेलेंट रेडियस में बिल्कुल नजदीक आ गए थे, इनमें नजदीक नहीं आएंगे, दूर रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात है वंडरवाल रेडियस की वैल्यू सबसे लार्ज होगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में दूर दूर रह के ये अट्रैक्शन बनती है। अब इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वंडरवाल बॉन्ड या वंडरवाल अट्रैक्शन। ठीक है, तो टू न्यूक्लियस, दो मॉलिक्यूल हैं, तो इट इज द डिस्टेंस, सॉरी इट इज द अट्रैक्शन। वंडरवाल अट्रैक्शन की डेफिनेशन सुनिए, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ द एटम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज वंडरवाल अट्रैक्शन एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज वंडरवाल बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, वंडरवाल बॉन्ड। इट इज द अट्रैक्शन या इट इज द बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अलग अलग दो मॉलिक्यूल्स थे, उनके एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन आया, जो बॉन्ड आया, उसे बोलते हैं वंडरवाल बॉन्ड। इस वंडरवाल बॉन्ड का जो आधा कर दिया इसको हम वंडरवाल रेडियस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वंडरवाल रेडियस। और वंडरवाल अट्रैक्शन में दूर दूर रहते हैं। तो अब ये बताओ, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी, वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस बड़ी क्यों है, क्योंकि ये पार्टिकल दूर दूर है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट का भी एरिया ऐड हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वंडरवाल रेडियस के बेस पे जिसका साइज आप चेक करोगे, क्योंकि हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो आपसे कोई कह दे वंडरवाल रेडियस के बेस पे अगर हमें किसी का साइज मेजर करना हो तो उसकी वैल्यू सबसे लार्ज होगी या सबसे स्मॉल, तो हम कहेंगे सबसे लार्ज होगी। क्यों, क्योंकि वंडरवाल रेडियस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अब इस डिस्टेंस का आधा करोगे तो इसमें इन्वायरमेंट वाला ये एरिया भी ऐड हो गया। अदरवाइज यहां से यहां तक की डिस्टेंस आनी थी, इसमें यहां से यहां तक की, लेकिन ये भी ऐड हो गई, तो इसे हम बोलते हैं वंडरवाल रेडियस हो जाएगा। तो वंडरवाल रेडियस क्या है, इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम
विच आर कंबाइंड बाय द वंडरवाल अट्रैक्शन, विच आर कंबाइंड बाय वंडरवाल अट्रैक्शन से जो कंबाइंड है उसका आधा जो करोगे उसे हम क्या नाम देंगे, वंडरवाल रेडियस। बोलो समझ आया ही नहीं आया? ये थी वंडरवाल रेडियस। हो जाएगा। सबसे, अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी रेडियस वंडरवाल रेडियस, उससे स्मॉल मेटालिक, और सबसे स्मॉल कौन सी होगी, कोवलेंट। क्यों? क्योंकि कोवलेंट में अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग था। अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो रेडियस क्या होगी, कम। तो सबसे कम रेडियस कोवलेंट रेडियस, उससे ज्यादा मेटालिक, और सबसे ज्यादा कौन सी होगी, सबसे ज्यादा हमारे पास होती है वंडरवाल रेडियस। हो जाएगा। एक लास्ट रेडियस हो रहा है आयनिक रेडियस, हटा दो मैं इन सबको। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं, फोर्थ रेडियस है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या कह रहा है भाई, आयनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो आयनिक रेडियस के केस में, आयनिक रेडियस के केस में जब हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है भाई आयनिक रेडियस में, आयनिक रेडियस की सुनिएगा। अब मान लेते हैं मेरे पास एक ए एटम है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। एक बी एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। आपने 10th में पढ़ा, भी यहां पे भी पढ़ोगे, चिंता मत करो। यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बी को। ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया तो बी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है भाई, नेगेटिव। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी पे ट्रांसफर कर दिया कंप्लीटली, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव, और तब जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो क्या, इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसे क्या नाम देते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड नाम दिया जाता है। जब हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उस आयनिक बॉन्ड का 1/2 कर दो, ठीक है, 1/2 करोगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, आयनिक रेडियस नाम दिया जाएगा। तो इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम विच आर कंबाइंड बाय आयनिक बॉन्ड। विच आर कंबाइंड बाय, डेफिनेशन सबकी सेम है, लेकिन ये था विच आर कंबाइंड बाय आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड नाम दिया जाता है। हो जाएगा। और उसकी जो रेडियस होगी वो आयनिक रेडियस। आयनिक बॉन्ड के अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कैटायन। और आयनिक बॉन्ड के अंदर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एनायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एनायन नाम दिया जाता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। और आयनिक बॉन्ड में जो रेडियस होगी वो आयनिक रेडियाई। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हम आयनिक रेडियाई को सिंपल एटॉमिक रेडियाई से कंपेयर करेंगे, यानी कि जो दूसरी रेडियस बच गई इनके साथ। हो जाएगा भी ये पूछना इसमें। तो आयनिक रेडियस को इन तीनों के साथ कंपेयर अलग अलग होगा। कैसे? जब हम कैटायन की रेडियस लेंगे तो अलग आंसर आएगा, एनायन की रेडियस लेंगे तो अलग अलग। बोलो चारों रेडियस में कोई डाउट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये जो आपने रेडियाई की है, इन रेडियस के ऊपर ग्रुप में क्या इफेक्ट होगा और पीरियड में क्या इफेक्ट होगा, हटा दो इन सबको। तो आगे देखते जाइएगा। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। क्योंकि हमने एटॉमिक रेडियाई के अलग अलग टाइप देख लिए, तो बात तो हम एटॉमिक रेडियाई की करेंगे। एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड, जब हम पीरियड में चलते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम चले, पीरियड का मतलब तो यही है, 7 पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से हमारी टेबल में 7 पीरियड आपने पढ़े हैं। मॉडर्न टेबल जब पढ़ी थी तो हम कोई भी एक पीरियड उठा लो, जब इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो एक ही बात आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड डिक्रीजेस। क्या होती है भी? डिक्रीज होती है। रीजन क्या है ये तो सुनिएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने का रीजन तो सुनिएगा। कोई भी एक ले लो आप, ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? कोई भी एक, कोई भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं मैंने सेकंड पीरियड की बात की। सबसे पहला एलिमेंट लिथियम, उसके बाद होता है बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, एटॉमिक रेडियाई कंबाइंड स्टेट में चेक होगी।
ठीक है, ये सब के सब जुड़ते हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी कंबाइंड स्टेट में हम रेडियाई चेक कर लेते हैं, किसी की मेटेलिक रेडियस चेक कर लेते हैं, किसी की कुछ चेक कर लेते हैं, लेकिन सबकी रेडियाई तो आ गई, उन सबको इकट्ठा क्या नाम दे देते हैं? एटॉमिक रेडियाई नाम दे देते हैं। हो गया, तो इन सब की हमने रेडियस चेक कर ली, क्योंकि रेडियाई मैं पहले ही बता चुका हूं कंबाइंड स्टेट में चेक होगी इन सब की, यहां तक कि लास्ट वाले ग्रुप का नियोन छोड़ दिया। ठीक है, तो जब हमने देखा तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे हाई इसकी होगी, धीरे धीरे चलते जाओगे तो सबसे कम फ्लोरीन की होगी। नियोन को मैंने छोड़ दिया, सबसे कम नियोन की होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नियोन को छोड़ दिया। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी? नियोन की, लेकिन मैंने नियोन को निकाल दिया, तो सबसे कम किसकी बच गई? फ्लोरीन की। अब सबसे कम नियोन की क्यों नहीं है उसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन यहां तक क्या हो गई? डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। ठीक है, इसकी है 1s2 2s1, इसकी 1s2 2s2, इसकी है 1s2 2s2 2p1, इसकी है 1s2 2s2 2p2, इसकी है 1s2 2s2 2p3, इसकी है 1s2 2s2 2p4 और इसकी है भाई 1s2 2s2 2p5। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर कितनी सेल है? 2। इसके अंदर भी कितनी सेल है? 2। इसके अंदर भी कितनी सेल है? 2। यहां पे भी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सभी के अंदर 2-2 सेल। अभी चेक कर लीजिएगा लास्ट तक, सेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सब के अंदर ऐसे 1 सेल और 2 सेल, सब के अंदर 2-2 सेल है। फ्लोरीन तक सब के अंदर 2-2 सेल है। सेल की संख्या सेम है, जब सेल बढ़ते हैं ना, एक और सेल बढ़ जाए तब साइज बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन सब के अंदर सेल सेम है। चलो भाई, सेल तो सेम है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इधर से इधर चल रहे हो तो ये ध्यान से देखिएगा, सेल सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कैसे बढ़ रहा है पहले ये बताओ, तभी तो बताऊंगा न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है। देखते जाइएगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं भाई न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। इसमें 3 प्रोटॉन, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9 प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलो मैंने सही कहा या नहीं कहा? तो प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है? इन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इनको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली करेगा तो ये ऐसे ऐसे साइज क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर चल रहे थे तो सब में 2 सेल थी, लेकिन सेल 2 है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया। एक तो 2 सेल के ऊपर 3 प्रोटॉन काम कर रहे हैं, और यहां पे आते आते कितने प्रोटॉन हो गए? 9 प्रोटॉन हो गए। 9 प्रोटॉन 2 सेल पे काम कर रहे हैं, तो इन 2 सेल को ये वाला न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जैसे इधर चल रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और ये न्यूक्लियर चार्ज सेल की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो इनको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। एक बात याद रखना, न्यूक्लियर चार्ज पे सब कुछ डिपेंडेंट है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये अपनी तरफ इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रांगली अट्रैक्ट अगर करेगा न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसलिए लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? साइज डिक्रीजेस। तो आप क्या दोगे? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या in the period, then size decreases because nuclear charge increases. nuclear charge क्या होता है? nuclear charge increases because number of protons increases. nuclear charge किसके साथ चलता है? protons के साथ। higher the nuclear charge, it strongly attract the cell या strongly attract the electrons towards itself and size shrink। और size क्या हो जाता है अभी? shrink हो जाता है। size क्या हो जाएगा अभी? shrink हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा अभी? श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से साइज क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। तो ये साइज क्या हो गया? श्रिंक हो गया, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो गया? डिक्रीजेस हो गया। लेकिन जो नियोन है ना, ये लास्ट वाला ग्रुप बच गया 18वां, इनका साइज सबसे लार्ज है। होना क्या चाहिए था? सबसे स्मॉल होना चाहिए था। इनका साइज सबसे लार्ज क्यों है? सुनिएगा, नोबल गैस बोलते हैं 18वें ग्रुप को। क्या नाम होता है? इस 18वें ग्रुप का नाम होता है नोबल गैस या इनर्ट गैसेस। सुना होगा। इनका साइज सबसे लार्ज है। नोबल गैसेज ऑफ वेरी लार्ज साइज इन द टेबल बिकॉज देयर साइज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल रेडियस। क्योंकि इनका साइज किस बेस पे मेजर किया जाता है?
वंडरवाल रेडियस के बेस पे। अब क्वेश्चन सुनिएगा, वंडरवाल रेडियस के बेस पे क्यों मेजर किया जाता है? क्योंकि हमने कहा था वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है ना, इसलिए अगर वंडरवाल रेडियस के बेस पे उनकी साइज चेक करोगे तो सबसे लार्ज आएगा। क्यों आएगा वंडरवाल रेडियस के बेस पे? क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई? क्योंकि नोबल गैस नोबल है, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आपने 10th में पढ़ा था, उनकी सेल कंप्लीट है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, वो किसी से नहीं जुड़ती हैं। और अगर नहीं जुड़ेंगी, जब कोई किसी से कंबाइन नहीं होता है तो केवल उसकी एटॉमिक रेडियस होती है, सॉरी उसकी वंडरवाल रेडियस होती है, उसके आप कोवेलेंट रेडियस चेक नहीं कर सकते। और वंडरवाल रेडियस के बेस पे जिसका साइज मेजर होगा वो सबसे लार्ज होगा। तो ये जो आपकी नोबल गैसेज हैं, इनका सबसे लार्ज साइज इसलिए है बिकॉज देयर साइज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल रेडियस, एंड वंडरवाल रेडियस हैव वेरी लार्ज साइज बिकॉज दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट, बिकॉज देयर ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। इसलिए ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट यूनिट में आएगा। वे स्टेबल है, आपने 10th में पढ़ा होगा, उनका उनकी सेल कंप्लीट है, इसलिए वो स्टेबल है। तो वो क्या है, किसी से कंबाइंड नहीं होती, तो उनका साइज मेजर किया जाता है वंडरवाल रेडियस के बेस पे, इसलिए उनका साइज कैसा है, सबसे लार्ज है। ये था भी लेफ्ट टू राइट साइज कैसे डिक्रीज होता है, पता चल गया। अब देखिए ग्रुप में वेरिएशन ऑफ साइज या वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप की बात और करते हैं भाई। कोई भी एक ग्रुप उठा लो जो आपका मन करे, 18 ग्रुप है इन ग्रुप। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो टेबल में 18 ग्रुप है भाई। मैंने पहला ग्रुप ही उठा लिया, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, सबसे लास्ट में कौन सा होता, फ्रेंसियम। जब मैं ग्रुप की बात करता हूं तो साइज इंक्रीज होता है, सीधी सी बात है। साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्यों? अब आप चेक करोगे, इसमें 2 सेल है, सोडियम में 3 है, चेक कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना। इसमें 4 सेल है, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 है, फ्रेंसियम में 7 है। सेल बढ़ रही है, इसमें 2 सेल का मतलब ऐसे 2 सेल, इसमें 3 सेल का मतलब ऐसे 3 सेल है। सेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीजेस। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। तो सेल की संख्या बढ़ेगी, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेल बढ़ रही है इसलिए साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है या नहीं है? तो ये था भी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप एंड पीरियड। ये आपको याद है तो सब कुछ याद रहेगा भाई, ये बता देता हूं। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉप टू बॉटम ठीक है भाई, साइज इंक्रीज हो गया, प्रोटॉन भी तो बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ेगा वो क्या इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है कि साइज को कम कर सके। सेल इंक्रीजेज सो साइज इंक्रीजेज, ये क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देता है। इसलिए सेल के अकॉर्डिंग चलेंगे, सेल बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा भी। ये आपके पास था टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। जब हम एटॉमिक रेडियाई की कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, इनकी कंपैरिजन कैसे करोगे? तो ध्यान से देखिएगा, जब हम ये बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई की, जब हम बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है अभी एटॉमिक रेडियाई। और मान लेते मैंने सोडियम लिया, पहले मैं एटॉमिक रेडियाई इन केस ऑफ कैटायन ले लो भाई, इन केस ऑफ कैटायन के केस में पहले चेक करते हैं। कैटायन का मतलब जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था। अरे आयन तो वही है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए। तो पहले मैं कैटायन की रेडियस, कैटायन रेडियस क्या लेते हैं, इन केस ऑफ कैटायन रेडियस। कैटायन की रेडियस का नाम भी क्या होता है, आयनिक रेडियस, क्योंकि उनके ऊपर भी तो कोई चार्ज होता है, जिसके ऊपर चार्ज आ जाए वो आयन, उसकी रेडियाई को आयनिक रेडियाई, यही होता है। तो हम एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं कैटायन का एग्जांपल लेता हूं। कैटायन की जो रेडियस है उसका नाम भी आयनिक रेडियस होता है। कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव, मान लेते मैंने सिंपल सोडियम लिया, ठीक है। सिंपल सोडियम की जो रेडियाई है उसका नाम होता है एटॉमिक रेडियाई। क्या नाम होता है भाई? लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, मान लेते पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कैटायन बन गया। अब इसकी रेडियस को क्या नाम देंगे,
आयनिक रेडियाई। क्या नाम दिया जाएगा अभी? आयनिक रेडियाई। तो कैटायन के केस में देखिएगा क्या होगा, फिर हम एनायन का केस चेक करेंगे। तो जब हम एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की कंपैरिजन करते हैं तो पहले मैंने कैटायन का एग्जांपल लिया है। अब देखिएगा सोडियम की एटॉमिक रेडियस और इसके कैटायन की आयनिक रेडियाई कौन से की वैल्यू ज्यादा है? कैटायन की रेडियस की वैल्यू कैटायन की रेडियस की वैल्यू कम होती है और एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू, इन केस ऑफ कैटायन, कैटायन की रेडियस हमेशा कम होती है। क्यों? चेक करो, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 11 एटॉमिक नंबर है। तो आप चेक कीजिएगा, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यही आएगी। कितनी सेल है इसके अंदर? 3 सेल है। अब कैटायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज। पहले इलेक्ट्रॉन थे इसमें 11, अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। अब चेक कीजिएगा 1s2 2s2 2p6, देखो 6 और 2 8 और 2 10 हो गए, क्योंकि इसके कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसके अंदर कितनी सेल है भाई? 2 सेल है। कितनी सेल है? 2 सेल है। पहले कितनी सेल थी? 3 सेल थी भाई। देखो जब एटॉमिक रेडियाई देखा तो कितनी सेल थी? 3। आयनिक रेडियाई जब कैटायन की देखी तो कितनी सेल हो गई? 2। एक सेल कम हो गई, और सेल जिसमें कम हो उसका साइज कैसा होता है? स्मॉल। अभी तो बताया था। तो इन द कैटायन कंटेन लो नंबर ऑफ सेल्स, कम सेल होती हैं, सो साइज ऑफ द कैटायन ऑलवेज स्मॉल। सो वी कैन से इन केस ऑफ कैटायन आयनिक रेडियस लोअर देन एटॉमिक रेडियस। कैटायन के केस में आयनिक रेडियस हमेशा कम होगी, किसकी कंपैरिजन में? आपके एटॉमिक रेडियाई की कंपैरिजन में। बोलो भाई, इतना समझ आया या नहीं आया? हो गया? कोई और एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं मैंने मैग्नीशियम ले लिया, इसकी जो रेडियस होगी वो एटॉमिक रेडियाई, फिर इसका आयन बना लिया, कैटायन बना लिया, 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इसकी रेडियस को मैं क्या बोलूंगा? आयनिक रेडियाई। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? 12 भरो, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। कितनी सेल है इसके अंदर? 3। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, पहले 12 थे, कितने रह गए? 10। करो चेक, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए भाई? कितनी सेल है इसके अंदर? 2। इसमें 3 सेल थी, इसमें 2 सेल। इसमें सेल कम है, इसलिए कैटायन की जो आयनिक रेडियस है वो हमेशा क्या होती है? कम होती है। हो जाएगा अभी एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई। अब हम चेक करते हैं कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई ऑन द बेसिस ऑफ एनायन। इन केस ऑफ एनायन का एग्जांपल और लेके चलते हैं। जब हम एनायन का एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या होता है? एनायन का एग्जांपल अगर आप लोगे तो ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक फ्लोरीन है और दूसरा मैंने ले लिया फ्लोरीन नेगेटिव। सिंपल फ्लोरीन है, इसकी रेडियाई को एटॉमिक रेडियाई, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसे हम क्या नाम देंगे? आयनिक रेडियाई। ध्यान से सुनना भाई, इसमें किसकी ज्यादा होगी? इस बार आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई। देखिएगा ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन भी बताता हूं। इन केस ऑफ एनायन की रेडियस हमेशा ज्यादा होती है। तो देखिएगा कैसे। फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितने हैं? 9 प्रोटॉन। यहां पे अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन थोड़े बड़े हैं, प्रोटॉन तो अब भी 9 है या नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, प्रोटॉन का काम होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या काम है अभी? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज कम हो जाता है। यहां पे 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और यहां पे 9 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? अभी कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? लो। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? अरे यहां पे देखिएगा, ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 9 ही प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम रह गए, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? कम। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज क्या होगा? लार्ज। बताया था न्यूक्लियर चार्ज कम तो साइज कैसा हो जाएगा, इसलिए इनका साइज क्या हो गया? लार्ज। तो इन केस ऑफ एनायन, आयनिक रेडियाई है हाई वैल्यू बिकॉज एयर न्यूक्लियर चार्ज लो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इसलिए आयनिक रेडियाई इन केस ऑफ एनायन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया? तो मैंने सारी बातें बता दी तुम्हें एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टीज की। हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं भाई
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना चैनल है एमएस पथेरिया यूट्यूब का, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। धीरे धीरे हम सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे, आपका 11th का भी कंप्लीट मिलेगा, आपको 12th का भी कंप्लीट मिलेगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू।